बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 103 मुलाहिज़ा फरमाएं। बात तो ठीक है, पिछले साल भी चितवाड़ वाली चढ़ाई की तरफ एक ऐसी झड़प हुई थी, तो फिर आम रास्ता और रात का वक्त 2:30-3 बजे के बाद बिल्कुल ठीक। अचानक रुस्तम बात करते करते चौंक गया। उसकी नज़र नशे में बकरियों के एक छोटे से रेवड़ पर पड़ी और एक मर्द और 2 औरतें बकरियों को हाँकते हुए ले जा रहे थे। ये तीनों मुकामी थे। औरतों के कूलों से एक एक बच्चा चिमटा हुआ था। एक औरत के सर पर दूध या पानी का बर्तन भी था। वो करीबन 100 मीटर की दूरी से गुजरे ये रेवड़ आगे निकल गया तो ऐसे एक और छोटे से रेवड़ के आसार नजर आए। उसमें बकरियों के अलावा चंद भेड़ें भी शामिल थी। इसके अलावा एक बूढ़ी भैंस थी। 2 पोठवारी उन्हें हाँकते हुए ले जा रहे थे। गर्द और धूप से बचने के लिए उन्होंने हस्बे रवाज अपने चेहरे और सर साफों से ढांप रखे थे। रुस्तम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आओ घोड़ा। घोड़ा ने ध्यान से रुस्तम का चेहरा देखा और वो भी समझ गया। उन दोनों ने टीलों की आड़ लेते हुए करीबन निस्फ फरलांग का फासला तय किया। एक छोटा सा कलावा काट कर वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां से पीछे वाले रेवड़ को अभी गुजरना था। उन्हें 2-3 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। बकरियों की मिमियाट और चरवाओं की टक टक सुनाई दी। वो दोनों घात लगाए बैठे रहे। पहले रेवड़ गुजरा और फिर दोनों लंबे चौड़े चरवाए दिखाई दिए। एक के हाथ में पतली सी छड़ी और दूसरे के हाथ में 10-12 फुट लंबी दस्ते वाली कुल्हाड़ी थी, जिसे चूई भी कहा जाता है। ये ऊंचे दरख्तों से पत्ते वगैरह उतारने के काम आती है। रुस्तम और गोरा के लिए दोनों अफराद पर काबू पाना चंदा मुश्किल साबित नहीं हुआ। वो बेचारे आवाज तक नहीं निकाल पाए थे। एक शख्स का सर बड़े जोर से एक पत्थर से टकराया था और वो नीम बेहोश हो गया था। दूसरा गोरा की गिरफ्त में था। गोरा का मजबूत हाथ उसके ऊँटों पर जमा हुआ था, लेकिन रेवड़ की चंद बकरियों को ना जाने क्या हुआ कि वो इस वाक़े के बाद बुरी तरह मिमियाई और उछली कूदी थी। रुस्तम को अंदेशा हुआ कि कहीं आगे जाने वाले चरवाओं को किसी तरह का शुबा ना हो। बहरहाल दोनों रेवड़ों का फासला काफ़ी ज़्यादा था। यह अंदेशा बातिल साबित हुआ। करीबन आधे घंटे बाद दोनों बकरवाल एक सुरमई टीले के गारुमा खला में पहुंच चुके थे। उनके कपड़े रुस्तम और गोरा के जिस्म पर थे। बकरवालों को मजबूरन बरहना करना पड़ा। रुस्तम और गोरा ने अपने कपड़े उतार कर सफरी थैलों में ठूंस लिए थे। आगे जाकर इस लिबास ने फिर काम देना था। दोनों बकरवालों की बशकें बड़ी अच्छी तरह कस दी गई थी और मुंह में कपड़े ठूंस दिए गए थे। उनकी बरहनगी छुपाने के लिए रुस्तम ने एक गर्म चादर उन पर डाल दी थी। इस बात का अंदेशा था कि कहीं वो भूखे प्यासे अल्लाह को प्यारे ना हो जाएं। गोरा ने एक तेजदार चाकू दोनों अफराद को दिखाया और उसे कुएं के अंदर 30-40 गज दूरी पर फेंक दिया। और अब वो कोशिश करके उस चाकू तक पहुंच सकते थे और अपनी बंदिशें काट सकते थे। ताम इस काम के लिए उन्हें कमोबेश 7-8 घंटे लगने थे। रुस्तम ने 100 के चंद नोट उनके पास रखते हुए कहा, परेशान ना होना, तुम्हारी बकरियां सही सलामत मिल जाएंगी और तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि इस बारे में किसी को ना बताना। दोनों खौफजदा अफराद ने एक साथ इस बात में सर हिलाया। रुस्तम और गोरा खूनुमा खला से बाहर निकल आए। सूरज डूबने में भी तकरीबन 1.5 घंटा बाकी था जब वो बकरियां हाँकते हुए खतरनाक तरीन जगह से गुजरे। पुलिस के हवाले से उनके अंदेशे बिल्कुल दुरुस्त थे। लाला फरीद ने ठीक कहा था कि लंबे चौड़े प्रोग्राम के तहत इस इलाके की नाकाबंदी की जा रही है। पहाड़ी गुजरगाह की दोनों जानिब पुलिस की नफरी नजर आई। 1-2 झूलदारियां भी दिखाई दी। एक ऊंचे टीले पर बड़े साइज की टेलीस्कोप स्टैंड फुट पर थी और उसके अकब में एक सफेद पोश पुलिस एहलकार मौजूद था। यकीनन वो इस रेवड़ को देख रहा था जो पहाड़ी गुजरगाह के दरमियान हल्की फुल्की धूल उड़ाता आगे बढ़ रहा था। लाले दी जान, जरा दाईं तरफ देखो, गोरे ने गर्दन घुमाए बगैर कहा। एक भुरभुरे पत्थर की ओट में जर्मन साख्ता MG42 गन गोलियों की बेल्ट समेत छोटे स्टैंड पर लगी हुई थी। उसे बारिश वगैरह से बचाने के लिए उस पर पॉलीथीन की एक बड़ी शीट डाल दी गई थी। यकीनन इसके अलावा भी यहाँ भारी असला मौजूद था। यह और बात है कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। वो चरवाओं के अंदाजी में बकरियां हाँकते और मुंह से टक टक की आवाज़ें निकालते पुल सिरात पर आगे बढ़ते चले गए। इनके सर और चेहरे साफों में पोशीदा थे। किसी भी व्यक्ति ने रोक कर इनकी शिनाख्त की जा सकती थी। दोनों ही सूरत हाल के लिए पूरी तरह तैयार थे। ऐसे मौक़ों पर रुस्तम की कैफियत अजीब हो जाती थी। एक दरिंदगी सी उसके रगो पै में उतर जाती थी और उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था और यह धड़कन जंग के नकारे की तरह थी। इन्हें हरगिज़ ये उम्मीद ना थी कि यह बरहला इतनी आसानी से तय हो जाएगा। 3-4 मुसल्ला एहलकार सस्ताने वाले अंदाज में एक पत्थर पर बैठे थे। रुस्तम और गोरा उनसे फ़कत 30-40 मीटर की दूरी से गुजरे। एक पुलिस एहलकार ने दूर खड़े अपने किसी बेतकल्लुफ़ दोस्त को मुखातिब करते हुए खांक लगाई। ओए साके, देख तू इसे तो ये बकरा ही अच्छा है। 4-5 बकरियों के साथ इस जंगल में अकेला ऐश कर रहा है। एक तू है कि जंगल में छड़ा और शहर में भी छड़ा। इतना दर्द है तो तू देख देना अपनी फैमिली में से कोई। अमीर अली कहता था तेरी एक साली बड़ी सोहनी है, मक्खन मलाई की तरह। खोए रामी खोते दे पुत्र, साड़ी आदि घर वाली होती है। अब तुझे आदि घर वाली चाहिए कि पूरी?
जिसके साथ तूने सुहागरात मनाई थी ना, वो भी तो तेरे ताए के बड़े पुत्र की साड़ी थी ना। इसहाक ने मानी खेद अंदाज में चोट की। पहले शख्स ने तिलमिलाकर दूसरे को मां की गाली दी, फिर उसकी बहन का रिश्ता पंजाबी फिल्मों के एक मशहूर विलन से जोड़ दिया। इस गालम गलोच के दरमियान ही रुस्तम और गोरा बकरियों और भीड़ों को खांगते हुए दरानुमा जगह से निकल आए। अगला रेवड़ खासा आगे निकल चुका था, अब उसकी उड़ाई हुई धूल भी दिखाई नहीं देती थी। लाले, क्या ख्याल है, बच बचा हो गया है? रुस्तम ने गोरे से पूछा। लगता तो ऐसा ही है लाले दी जान, पर अभी 2-3 मील आगे निकलेंगे तो फिर तसल्ली होगी। गोरा ने अपनी चूई से एक अड़ियल भेड़ को टहुका देते हुए कहा। रास्ता थोड़ा सा बदल ना ले? रुस्तम ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा, गोरा ने तायद की। अगले जड़ से बेल नहीं होगा? उन्होंने कुछ आगे जाकर रुख थोड़ा सा तब्दील कर लिया। उनके लिबास के नीचे वजनी हथियार मौजूद थे। अपने सफरी थैले उन्होंने चारे की एक बड़ी गठरी में रख दिए। रुस्तम की पसंदीदा 7mm भी उसी गठरी में मौजूद थी। इस गठरी का फैलाव इतना ज्यादा था कि बासानी भैंस की पुश्त पर लग गई थी। वो चलते रहे। शाम गहरी होने से पहले वो पहाड़ी गुजरगाह से 3-4 मील आगे आ चुके थे। अब वो वाकई महसूस कर रहे थे कि खतरे से बाहर हैं। टीलों में हवा चलना शुरू हो गई थी। मगरबी उफक अभी तक सुर्ख था, जैसे दूर कहीं टीलों के पीछे आग भड़क रही हो। बाईं तरफ जंतर, बेरी, गोंदली और जंगली अंजीर के दरख्तों के पीछे लामतनाई टीलों से आगे जुनूब में जहां बीबी रहती थी, इसी हंसी बस्ती आबादी के रोशन रोशन घर में उनकी आवाज गूंजती थी। रुस्तम ने तसव्वुर की निगाह से बीबी को देखने की कोशिश की। वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? ऐन इस वक्त इन लम्हों में वो क्या सोच रही होंगी? दिन के वक्त सुर्खी बायल रंग के ये कम बुलंदी वाले टीले बेआबाद ही नजर आते थे, लेकिन रात होते ही कहीं कहीं रोशन नुक्ते नमूदार हो जाते थे, जिनसे अंदाजा होता था कि इन वीरानों में भी जगह जगह जिंदगी मौजूद है। किसी किसी जगह कोई खेज या कुआं भी दिखाई दे जाता था। खच्चर या घोड़े गधे पर सवारी करते हुए अफराद दिखाई देते थे। एक तरह से यह नीम आबाद इलाके की शुरुआत थी। वो एक बड़े झोंपड़े के करीब से गुजरे। ये गालबन दरख्तों की कटाई करने वाले किसी ठेकेदार का झोंपड़ा था। दर्जनों मजदूर दिन भर की थकावट उतारने के लिए चाय या कहवा पी रहे थे और ढोलक पर गीत गा रहे थे। उनके सामने अलाव भड़क रहा था। बाजरे की गर्म रोटी की खुशबू दूर तक फैली हुई थी। 4-5 मजदूर बस्ती में आकर अलाव के गिर्द लुड्डी रक्स कर रहे थे। रक्स के दौरान में वो 2 दफा ताली बजाते थे और ताली की आवाज ढोल की आवाज से हम आहंग होकर अजीब समा पैदा करती थी। उनकी आवाजें कुर्बो जवार में गूंज रही थी। एक शख्स ने रुस्तम और गोरा को मुखातिब करके बुलंद आवाज से कहा, हाँ भाई सजनों, कोई दूध शूध भी है तुम्हारे पास? गोरा ने कहा, नहीं लाले, रस्ते में दे दिया है एक अल्लाह वाले को। एक अल्लाह वाला यहाँ हमारे पास भी बैठा हुआ है, थोड़ा बहुत भी नहीं है दूध? नहीं लाले, होता तो आपसे दूध अच्छा था। दाईं तरफ ऊंचे नीचे रास्ते से एक चकड़ा गुजर रहा था। उस पर जलाने की खुश्क लकड़ियां लदी हुई थी। थोड़ा आगे गए तो किसी गाड़ी की रोशनियां नजर आईं। ये एक नहीं 2 गाड़ियां थी। एक तो पुलिस की जीप लगती थी, उसके पीछे एक सफेद कार थी। रुस्तम और गोरा जरा चौंक गए। दोनों गाड़ियां धीमी रफ्तार से उनके पास से गुजर गईं। ताम आगे जाकर दोनों रुक गईं। फिर दोनों गाड़ियां रिवर्स हुई और रुस्तम और गोरा के सामने आकर ठहर गई। जीप के पिछले दरवाजे से एक बावर्दी पुलिस वाले ने सर बाहर निकाला। पोठो आरी लहजे में बोला, हाँ भाई, कौन हो और इस वक्त किधर को जुल रहे हो? अपने गांव की तरफ जा रहे हैं जी। रस्ते में एक भेड़ गुम हो गई थी, इसलिए देर हो गई। जीप से 2 अफराद छलांगे लगाकर नीचे उतरे। उनके हाथों में बड़ी टार्चें थी। उनमें से एक सीधा चारे वाली बड़ी गठरी की तरफ गया और उसका जायजा लेने लगा। दूसरे ने पलक झपकने में रुस्तम और गोरा के साफे चेहरों से उतार दिए। ये सब कुछ बड़ी तेजी से हुआ। रुस्तम और गोरा दोनों मजबूत आसाब के मालिक थे। वो आखिर तक साकत व जामद खड़े रहे। वो आखिरी चांस से फायदा उठाना चाहते थे और आखिरी चांस ये था कि पुलिस वाले उन दोनों को शिनाख्त करने में नाकाम रहते। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम थी। खासतौर से रुस्तम की शिनाख्त इसके लंबे बालों और छोटी छोटी दाढ़ी की वजह से बहुत आसान थी। कौन हो तुम? टॉर्च वाले ने चौंकते हुए पूछा। उसके साथ ही 2 और राइफल बरदार छलांगे लगाकर जीप से उतरे, लेकिन उससे कहीं तेजी के साथ एक और चीज रुस्तम की तरफ आई। रुस्तम जैसा शख्स भी ऐसी तेजी और फुर्ती की तवक्को नहीं कर रहा था। स्याह जीप के अगले बाएं दरवाजे से कोई उछलकर बाहर निकला और एक ही साथ में रुस्तम ने अपनी गर्दन पर सर्द लोहे का बेरहम लम्स महसूस किया। यह किसका पिस्टल था? रुस्तम का अपनी कमीज के नीचे बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। इसे मुड़कर देखा और इसकी रगों में खून की गर्दिश इंतहा को छू गई। इसके सामने एक जाना पहचाना सा चेहरा था। उसने बावर्दी अफसर के कंधे देखे। फूलों की तादाद इस समर की तस्दीक कर रही थी कि इसके सामने इस रास्ते पर इस तारीख वैराने में मशहूर मारूफ DSP रियाज खड़ा हुआ है। डिप्टी रियाज हिटलर की दहशत के सबब जाबर के दोस्त ने ऊंची इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी की थी और ऐसे न जाने कितने वाकयात इस शख्स से वाबस्ता थे।
यह डिप्टी रियाज से रुस्तम का पहला सामना था और यह बड़े गलत वक्त में हुआ था। हाँ, यह वक्त डिप्टी रियाज के लिए बड़ा गलत था। रुस्तम हमेशा मौत की आंखों में आंखें डाल कर रखता था, लेकिन आज तो इसकी जान ही हथेली पर थी। इसे यूं लगता था जैसे जिंदगी और मौत इसके लिए हम मानी लफ्ज हो गए हैं और आज डिप्टी रियाज उसके सामने था। जैसे शोला लपकता है, जैसे बिजली चमकती है, जैसे बारूद धमाके से फट पड़ता है, उसी तरह रुस्तम सियाल का हाथ हरकत में आया। इसकी तूफानी ज़रब डिप्टी रियाज के पिस्टल वाले हाथ पर लगी। उसके साथ ही रुस्तम की ऐसी जोरदार टांग डिप्टी रियाज के पेट में लगी कि वो उड़कर अपनी जीप के दरवाजे से जा टकराया। उसकी कैप उतरकर दूर जा गिरी। डिप्टी के माथे सख्ता ज़दा थे, शायद उनके सानों गुमा में भी ऐसा मंजर नहीं था। फिर जैसे सामने वाला पोठोहारी राइफल बरदार होश में आया, उसने रुस्तम की तरफ राइफल सीधी की, लेकिन तब तक रुस्तम का कोल्ड पिस्टल उसके हाथ में पहुंच चुका था। पिस्टल ने धमाके से शोला उगला और पोठोहारी राइफल बरदार सीने पर गोली खाकर पीछे उलट गया। दूसरी तरफ गोरा भी रुस्तम को देखकर शोला चवाला बन गया था। उसने चुई की शदीद ज़रब से एक मुसल्ला हेड कांस्टेबल को दूर फेंक दिया और उसके साथ ही अपना पिस्टल कमीज के नीचे से निकाल दिया। दूसरी तरफ डिप्टी रियाज एक बार फिर रुस्तम पर हमलावर हुआ। पिस्टल उसके हाथ से निकल चुका था। उसके मुंह से एक गंदी गाली निकली और उसने रुस्तम के जबड़े पर एक फौलादी मुक्का रसीद किया। तेरी मैं उसका ये फिक्रा गलीज तरीन था और लहजा खतरनाक था। इस मौके के लम्स ने रुस्तम को मद्दे मुकाबिल की जबरदस्त जिस्मानी तवानाई का एहसास तो दिलाया, मगर रुस्तम को वार करने से बाज नहीं रख सका। रुस्तम की टांग एक बार फिर घूम कर डिप्टी रियाज की पसलियों पर लगी। वो मुक्का मारने का अमल पूरा करके फॉलो थ्रू में था। ज़रब ने उसे नशेब में लटका दिया। भागो गोरे, रुस्तम ने कहा। गोरा और वे एक साथ भागे और एक साथ ही नीचे झुके। ये झुकना उन दोनों की जिंदगियों का जामन बन गया। सफेद कार से निकलने वाले एक सादा पोश एहलकार ने अपनी खुदकार राइफल से ब्रश चलाया। शोले उन दोनों के सरों के ऊपर चमके। रेवड़ की कई बकरियां जमीन पर गिरी। दूसरा ब्रश चलने से पहले वो दोनों नशेब में छलांग लगा चुके थे। वो ढलवान जमीन पर 15-20 मिनट तक पुश्त के बल फिसले और जंतर की घनी झाड़ियों में गिरे। इनके आगे टीलों की भूल भुलैयां थी और दुश्वार घाटियां थी और ये पोठोहार था, तारीकी में लिपटा हुआ, इसरार में छुपा हुआ। वो एक ऐसा पुश्त पनाह था जिसका सीना दीवार और बाजू फसील थे। वो जमानों से पनाह देने वालों को पनाह देता रहा था और पनाह का हक अदा करता रहा था। और ये पोठोहार अपनी इस रिवायत पर इतना मुस्तहकम था कि अक्सर अच्छे और बुरे और दोस्त दुश्मन की तमीज़ भी भूल जाता था। इसका काम भागने वालों को बरसते तीरों और सनसनाती गोलियों से बचाना था और अतलमकान उनकी जिंदगियों की हिफाजत करना था। अंग्रेजी दौर में रियासी जबर सितम और नाइंसाफ़ी के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद करने वाले सर फिरे सून की इसी वीराने में पनाह गज़ी होते थे। अमीर अली अकबर और जहान खान को कौन भूल सकता है, जिनके ग्रेडर पर दर्जनों नहीं सैकड़ों वारदातें थी और जो इन्हीं टीलों में फरंगियों को तिगनी का नाच निचाते रहे थे। और फिर चिराग बाली, जो मजबूरों और बेकसों के लिए उम्मीद की अलामत था। मिस्री खान आवान, जिसने किसी मामूली शख्स से नहीं अकबर आजम से टक्कर ली थी। और तूरा खान, जो अंग्रेज़ों के लिए दहशत बनकर जिंदा रहा और तख्ते दार पर झूलने तक ही वैरानों की पनाह हासिल करता रहा था। और फिर मलक मोहम्मद खान, जो इसी सरजमीन से उठा इन्हीं नशीबो फराज में भटका और बेशुमार लोगों के लिए हीरो की हैसियत इख्तियार कर गया। इस वैराने की एक अपनी तारीख थी। या हमेशा कुछ लोग भागते रहे थे और कुछ उनका पीछा करते रहे थे। या जिंदगी बचाने और जिंदगी लेने का खेल सदियों से जारी था और तारीख अपने आप को दोहराती है। आज इस तारीख रात में टिमटिमाते सितारों के नीचे जंतर, बेरी, अंजीर के दरख्तों के दरमियान रुस्तम और गोरा भाग रहे थे। इनके हकम में पंजाब पुलिस का एक नहायत खौफनाक अफसर डिप्टी रियाज था। रुस्तम और गोरा को कुछ गरजदार ललकारे काफ़ी दूर से सुनाई दे रहे थे। गालिबन इम्कान यही था कि डिप्टी रियाज की घन गर्ज है। वो अपनी नफरी को नीम दायरे की शक्ल में फैलाकर रुस्तम की तरफ हाँक रहा था। टार्चों की रोशनियां तेज रफ्तार पुलिस वालों की मुतर्रक पोजीशन को जाहिर कर रही थी। गाय बगाए 7mm और सेमी ऑटोमेटिक राइफलों के फायर भी होते थे और गोलियां सनसनाती शाखों को तोड़ती उनके पास से गुजर जाती थी। रुस्तम बड़ी अच्छी तरह जानता था कि फायरिंग की ये मुसलसल आवाज़ें आसपास मौजूद पुलिस की नफरी को इन टीलों की तरफ खींच लाएंगी। और अगर ऐसा ना भी होता तो एक इम्कान मौजूद था, डिप्टी रियाज की जीप में वायरलेस सेट हो सकता था। इस सेट को इस्तेमाल करके मिनटों में इर्द गिर्द मौजूद एहलकारों को यहाँ इकट्ठा किया जा सकता था। रुस्तम जानता था कि इस मामले में डिप्टी रियाज जैसा शख्स किसी किस्म की सुस्ती नहीं करेगा। जो शख्स उसकी जद में आया था वो कोई और नहीं था, रुस्तम था। कई पुलिस एहलकारों का कातिल, दर्जनों डकैतों और खून रेजियों का मुल्जिम, वो इस वक्त पंजाब पुलिस को सबसे ज्यादा मतलूब अफराद में से था। रुस्तम ने भागते भागते गोरा से पूछा, पिस्टल के कितने राउंड होंगे तुम्हारे पास? 15-20 से ज्यादा नहीं, बाकी एमुनेशन तो बेंच पर रखा था। और तुम्हारे पास? मेरे पास तो 60 के करीब है। अब क्या करना है? गोरा ने हामती आवाज में कहा। ये तो सर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई है।
सीधा डिप्टी रियाज से आ टकराए हैं। देख लेते हैं इस डिप्टी को भी। रुस्तम के लहजे में आग और जहर था। इस आग को महसूस करके गोरा जैसा बंदा भी कांप गया। एक जगह पहुंचकर रुस्तम रुक गया। वो नीम तारीकी में गहरी नजरों से इतराफ का जायजा लेने लगा। वो कुछ ढूंढ रहा था। क्या देख रहे हो रुस्तम भाई? गोरा ने खामते हुए लहजे में पूछा। हम गलत रुख पर जा रहे हैं, आगे नाले वाली खाई है, हम पकड़े जाएंगे। तो फिर दाईं तरफ चलो, रुस्तम ने कहा। वो तारीकी में छुपी हुई कांटेदार झाड़ियां फलांगते हुए दाएं रुख पर चल दिए। रुस्तम के हाथ में 38 बोर का कोल्ट पिस्टल था, जबकि गोरा के हाथ में छोटे बैरल वाली 222 राइफल थी। पुलिस का घेरा तंग हो रहा था। उनकी टार्चों की रोशनियां बता रही थी कि वो 3 तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी वो इतने करीब आ गए कि उनकी चलाई हुई गोलियां रुस्तम और गोरा के लिए शदीद खतरा बन गई। अब इन दोनों के लिए पोजीशन लेना जरूरी हो गया था। पोठोहार में वादी सून के नवा के टीले अजीबो गरीब साख्त रखते थे। इन टीलों के दरमियान चलते चलते बंदा खुद को अचानक एक कुशादा मैदान, एक तंग घाटी या गहरी खाई के किनारे पा सकता है। कई कई टीलों के दरमियान रास्ते भूल भुलैयों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मशरिक के रुख पर चलने वाला थोड़ी देर में खुद को जुनूब या शुमाल की तरफ जाते हुए पाता है, और जिसे वो जुनूब या शुमाल समझ रहा होता है, बाद अज़ां वो मगरब निकलता है। रुस्तम और गोरा भी खाई से बचते बचते एक मसनूद गुजरगाह पर आ गए। दाईं तरफ से नमूदार होने वाले पुलिस एहलकार रुस्तम और गोरा के बहुत करीब पहुंच चुके थे। रुस्तम और गोरा ने पत्थरों के पीछे पोजीशन ली और जवाबी फायर करने लगे। यह पहला मौका था कि इन्होंने जवाबी फायर किए थे। कोल्ड पिस्टल और 222 राइफल के शोले फजा में चमके तो पुलिस एहलकारों की पेशकदमी रुक गई। रात के सन्नाटे में धमाकों की आवाज़ें टीलों के दरमियान दूर दूर तक गूंजने लगी। चंद गोलियां रुस्तम और गोरा के बहुत नज़दीक बुरबुरे पत्थरों से टकराई और बहुत सी पथरीली मट्टी उन दोनों के सरों पर गिरी। गोरा ने मट्टी गिराने वालों को कई क्लासिकल गालियां दी और दांत पीस कर यके बाद दीगरे कोई 1 दर्जन फायर किए। संभल के गोरे, राशन पानी के हिसाब से फैर निकालो, रुस्तम ने तंबीह की। वो एक हमवार जगह पर थे। इनके गम में ऊंचे मखरूती टीले थे। वो दोनों पीछे हटकर उन टीलों पर चढ़ते तो लाजमी गोलियों का निशाना बनते। 2-3 मिनट इसी तरह गुजर गए। गाये बगाए दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। फिर दाईं तरफ खबाड़ी और बेरी के दरख्तों के पीछे से एक भारी भरकम आवाज उभरी। कोई शख्स मेगाफोन पर बोला, रुस्तम तू भाग नहीं सकता यहाँ से, तेरे लिए अच्छा है कि हाथ खड़े करके सामने आ जा। कौन हो तुम? रुस्तम ने जहर आलूद लहजे में पुकार कर कहा। मैं डिप्टी रियाज हूँ और वार्निंग दे रहा हूँ तुझे, जान बचानी है तो हथियार फेंक दे। रुस्तम खामोश रहा। फजा में भी सन्नाटा छा गया। फायरिंग की वजह से होने वाले जबरदस्त शोर के सबब दरख्तों से उड़ जाने वाले परिंदे ऊपर बुलंदी पर बोल रहे थे। रात के वक्त उन्हें इनके घोंसलों में बेआराम कर दिया गया था, शायद इसलिए उनकी आवाजों में एहतजाज की झलक थी। डिप्टी रियाज फिर फुनकारा, रुस्तम इन पत्थरों में कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है कि तू कानून का सामना कर ले। तू और तेरा साथी हाथ खड़े करके सामने आ जाओ। मेरा वादा है हम गोली नहीं चलाएंगे। कुत्ते की मौत किसे आएगी, इसका फैसला अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। मैं तुझे वार्निंग देता हूँ, आगे आने की कोशिश ना करना, वरना ऐसी गोलियां मारूंगा तेरी लाश भी मुंह छुपाएगी। रुस्तम जवाबी तौर पर फुनकारा। इसकी आवाज में खौफ का शायबा तक न था। मैंने सही सुना था तेरे बारे में, तेरी खोपड़ी में खंजीर का दिमाग फिट है। रियाज ने मेगाफोन के बगैर अपनी आवाज रुस्तम के कानों तक पहुंचाई। और मैंने भी सही सुना था, तेरी माँ को तेरे प्यो का नाम नहीं पता, रुस्तम ने बेबाकी से कहा। एक साथ कहीं फायर हुए और बहुत सी बट्टी उड़कर दोबारा रुस्तम और गोरा के कपड़ों पर गिरी। गोरा ने एक बार फिर जेरे लब गालियां थी। जवाबी तौर पर रुस्तम और गोरा ने भी कई फायर किए। 222 की आवाज खौफनाक थी और ये आवाज पुलिस वालों को इनसे दूर रखे हुए थी। अगले 5 मिनट में दोनों तरफ से गाये बगाए फायर होते रहे। रुस्तम ने खुरदरी जमीन पर ऊंधे लेटे गोरा के कान में सरगोशी की। मुझे लगता है कि ये हरामी रियाज टाइम पास कर रहा है, ये चाहता है कि और नफरी मौके पर पहुंच जाए। फिर क्या किया जाए? गोरा की आवाज में हल्की सी तशवीश थी। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो फिर इसके लिए यही वक्त अच्छा है, बाद में कुछ नहीं हो सकेगा। तो ठीक है लाले दी जान, फायर करते हुए चढ़ाई चढ़ जाते हैं? नहीं, ये ज्यादा खतरनाक है, हमें सामने ही से निकलना होगा, रुस्तम ने कहा। गोरा से बात करने के साथ साथ रुस्तम का हाथ अपनी कमीज के नीचे कुछ टटोल भी रहा था। इस मौके पर यह बड़ी कीमती शय थी, ये एक हैंड ग्रेनेड था। ऐसे चंद हैंड ग्रेनेड काफी अरसे से डेरे पर मौजूद थे, ये बहुत पुराने थे, दूसरी जंग अजीम के दौर के थे शायद, लेकिन काबिले इस्तेमाल हालत में थे। इनमें से चंद को टीलों में चलाकर देखा गया था। डॉक्टर नासिर ने बताया था कि इनको स्टिक बम भी कहा जाता है। इनकी साख्त आइसक्रीम कोन से मुशाबा थी। स्टिक की तरफ से पकड़कर इन्हें खासे फासले तक फेंका जा सकता था। इनका TNT बेहद ताकतवर था। साबका सरदार को ये बम और कुछ दीगर असला इंडिया के स्मगलर से मिला था। रुस्तम ने डेरे से चलते हुए एक हैंड ग्रेनेड एहतियातन अपने लिबास में रख लिया था।
तब उसे हरगिज़ ये उम्मीद ना थी कि इसकी इस्तेमाल की नौबत इतनी जल्दी आ जाएगी। इसका ख्याल था कि पुलिस की जद से निकलने के बाद वो ये हैंड ग्रेनेड अपनी 7mm राइफल कई पत्थरों में छुपा देगा और आगे के सफर में सिर्फ कोल्ड पिस्टल अपने पास रखेगा। लेकिन अब सूरत हाल ये थी कि रुस्तम की पसंदीदा 7mm चारे के गट्ठे समेत पुलिस के कब्जे में जा चुकी थी और हैंड ग्रेनेड की पिन खींचने का वक्त भी आ गया था। रुस्तम ने गोरा को दिखाने के लिए ग्रेनेड उसकी तरफ बढ़ाया। गोरा ने एक पुरजोश आवाज निकाली। उसने ग्रेनेड को उलट पलट कर देखा और रुस्तम को वापस कर दिया। रुस्तम को ग्रेनेड के खुरदरे लोहे पर चिपचिपाहट महसूस हुई। ये कौन था? तुम्हारा हाथ तो जख्मी है, रुस्तम ने गोरा से पूछा। कुछ ज्यादा नहीं लाले, अंगूठे की तरफ गोली लगी है, गोरा ने यूं कहा जैसे कांटा चुभने की बात कर रहा हो। रुस्तम ने उसका हाथ देखा। राइफल की गोली आर पार हो गई थी। न जाने किस वक्त गोरे ने जख्म पर रुमाल भी बांध लिया था। वो एक बेजिगर शख्स था। रुस्तम और गोरा ने अपनी तरफ से फायरिंग बंद की तो पुलिस एहलकार धीरे धीरे उनकी तरफ खिसकने लगे। गाय बगाए भागते कदमों की आहट उभरती थी और अंदाजा होता था कि पुलिस वाले अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं। गालिबन उनका ख्याल था कि रुस्तम और गोरा पिस्पा होकर टीलों पर चढ़ेंगे और वो उन्हें आसानी से निशाना बनाएंगे। उन्हें मालूम नहीं था कि सूरत हाल इसके बरक्स है। रुस्तम और गोरा राय फरार तो इख्तियार करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से। रुस्तम ने बड़े सब्र और हिम्मत से इंतजार किया। इसे पुलिस के राइफल बरदारों को नजदीक आने दिया। ग्रेनेड इसके हाथ में था। अपने पिस्टल के साथ वो नया मैगजीन अटैच कर चुका था और 2 मैगजीन भरकर उसने कुर्ते की जेब में रख लिए थे। दूसरी तरफ गोरा भी अपनी 222 के साथ पूरी तरह तैयार था। वो दोनों यकसर दम साधे बैठे रहे। इनके यूं बैठने से रियाज हिटलर यकीनन ये अंदेशा महसूस कर रहा था कि वो तारीकी का फायदा उठाकर किसी तरफ खिसक न जाए। रुस्तम की उकाबी नजरें दूर टीलों के दरमियान उस तंग रास्ते पर थीं जो इन्हें इस मसदूद गुजरगाह से निकलने का मौका फराहम कर सकता था। और फिर वो मौका आ गया। रुस्तम ने गोरा के कान में सरगोशी की। मैं ये दस्ती बम फेंकूंगा, अगर ये फटा तो ठीक है, ना फटा तो भी ठीक है, हम यहां से भागेंगे। फिक्र ही ना करो लाले दी जान, बम ना भी फटेगा तो मेरी ये राइफल बम बन जाएगी। उसने दबे दबे जोश के साथ राइफल को थपकी थी। तैयार हो? 16 आने तैयार, गोरा ने कहा।